नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। 5 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति राणा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और जी बिजनेस खबर का इम्पैक्ट जो लगातार मुहिम जी बिजनेस चलाता आ रहा है, मेडिकल लूट मुहिम का जबरदस्त असर हुआ है। दिल्ली सरकार ने शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया है। हम आपको बताएं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अब से थोड़ी देर पहले कहा यह एक गंभीर मामला है और ऐसे मामलों में सिर्फ एक ही कार्रवाई हो सकती है, वो है अस्पताल का लाइसेंस रद्द करना। परिवार को इंसाफ मिला है। वाकई जी बिजनेस के साथ साथ देश के तमाम लोग हमारे साथ जुड़े थे जिनके परिवार के साथ ये हुआ है, वो भी लगातार यही चाह रहे थे कि बड़ी कार्रवाई हो मैक्स अस्पताल शालीमार बाग पर, और दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम लिया और अस्पताल का लाइसेंस ही रद्द कर दिया गया है। ये भी बताएं, मतलब ये कि मैक्स अस्पताल में जो मौजूदा मरीज भर्ती हैं उनका तो इलाज होता रहेगा, लेकिन अस्पताल आज के बाद कोई नया मरीज भर्ती नहीं कर पाएगा। आपको बताएं कि मैक्स अस्पताल ने भयंकर लापरवाही दिखाते हुए जिंदा नवजात को मृत घोषित कर दिया था। मामला दिसंबर 1 का है, जब अस्पताल में प्री मैच्योर जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था। अस्पताल ने पहले एक बच्चे को मृत बताया, कुछ घंटों बाद दूसरे बच्चे को भी मृत बताया और दोनों शव पॉलिथीन बैग में पैक करके परिवार को थमा दिए। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से घर वाले जब बच्चों का अंतिम संस्कार करने पहुंचे तो पता चला कि पैकेट में कुछ हरकत है और दरअसल उनका एक बच्चा जिंदा है। लेकिन आपको बताएं कि बड़ी दुखद बात हुई कि 5 दिन के बाद दूसरे बच्चे की भी एक नर्सिंग होम में मौत हो गई। तो जी बिजनेस अस्पतालों की जानलेवा लापरवाही पर लगातार सवाल उठा रहा है, सवाल खड़े कर रहा है और इसी का असर है कि मैक्स अस्पताल का लाइसेंस आज दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया है। शालीमार बाग में उसकी फाइनल इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है। जैसे सीएम साहब ने 2-3 दिन पहले कहा था कि दिल्ली में प्राइवेट हॉस्पिटल्स काम करें, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, बट उनको जो भी काम करना है वो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द रूल्स करना पड़ेगा, कानून के दायरे में करना पड़ेगा। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी को हमें एग्जाम्पलरी रखना पड़ेगा। हम क्रिमिनल नेग्लिजेंस को बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी भी तरह की, और जो ये हुआ ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस हॉस्पिटल के साथ पहले भी इनको नोटिस इशू किए जा चुके हैं, ईडब्ल्यूएस के केस में भी, एडिशनल बेड्स के इशू में भी, वहाँ पर भी इनकी गलती पाई गई है। तो मैक्स शालीमार बाग हॉस्पिटल का दिल्ली सरकार लाइसेंस कैंसिल करती है। तो मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द करके दिल्ली सरकार ने अस्पतालों की लापरवाही पर कड़ा संदेश देने की कोशिश की, लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए मैक्स अस्पताल के बचाव में उतर आई है। आईएमए के प्रेसिडेंट ने मैक्स के बचाव में बेतुके तर्क दिए हैं, सुनिए सर। ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। अगर एक प्लेन का एक्सीडेंट हो जाए तो आप एयर इंडिया को बंद नहीं करते। गलती हुई है, गलतियां होती हैं और गलतियों को कम करने के लिए मंथन होना चाहिए। अमेरिका में ही 4.5 लाख लोगों की गलतियां होती हैं, गलतियों से मौत भी होती है। गलतियों के लिए निदान करने के लिए बैठना चाहिए। इस प्रकार से अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद करोगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। सिमिलर केस जून में सफदरजंग में हुआ था, वहां पर भी एक जिंदा बच्चे को मृत घोषित किया गया था। वहां पे तो आपने सफदरजंग को क्लोज नहीं किया। सो आई थिंक ये मीडिया प्रेशर है या ये पब्लिक का आउटरीच है, और जो बोथ पब्लिक ये नहीं सोच रही है कि ऐसे अस्पताल बंद करने से पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप में जो दूरी आ रही है वो और बढ़ जाएगी। सरकार को दोबारा से सोचना चाहिए, नहीं तो मैक्स को इसको चैलेंज करना चाहिए। ये सारे प्राइवेट अस्पतालों को हमें गवर्नमेंट के अस्पतालों से कंपेयर करना चाहिए, उनसे 1000 गुना अच्छे हैं। सबसे पहले सरकार को देखना चाहिए अपने सरकारी अस्पतालों में वो इस लेवल तक बनाएं कि वो प्राइवेट अस्पतालों से अच्छे हो, तब हम इसी बारे में बातचीत करेंगे। गलतियां होती हैं, गलतियों का एक रेगुलेटरी बॉडी है, वो उस पर एक्शन लेती है, लेकिन गलती के ऊपर में आप अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकते। बहुत ही दुख होता है ये सुनते हुए, जब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आईएमए जब इस तरीके की बात करती है कि ये दरअसल जो हुआ है वो गलत हुआ है। मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ जो लगातार इस पूरी खबर पर हम तक डिटेल्स पहुंचाती रही, इस मुहिम को हमारे साथ आगे बढ़ाती रही, हमारे साथ है। पूजा, एक हफ्ते पहले मामला सामने आया था मैक्स अस्पताल शालीमार बाग का, हमने लगातार मुहिम चलाई और शायद ये पहली बार हुआ है जब इतनी स्पीडी इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, यहां तक कि लाइसेंस अस्पताल का रद्द कर दिया गया है।
बिल्कुल स्वाति, ये ऐतिहासिक फैसला है। दिल्ली के लिहाज से अगर हम बात करें तो दिल्ली क्या देश के लिहाज से किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल का लाइसेंस कैंसिल होते हुए कम से कम हम पहली बार देख रहे हैं। और इस ऑर्डर में दिल्ली सरकार ने ये साफ तौर पर लिख दिया है कि अगले आदेश तक लाइसेंस कैंसिल रहेगा, आप नए मरीज नहीं ले सकते। और इसमें यह भी कहा गया है कि और भी बहुत सारी खामियां इसी अस्पताल के संदर्भ में दिल्ली सरकार ने अपने इंस्पेक्शन में देखी। जैसे कि ये देखा कि गरीब मरीजों का इलाज करने के लिए जो ओपीडी बनाई गई थी वो अस्पताल के एक कोने में बना दी गई थी। उसके बारे में ना प्रॉपर साइनेज थे, वहां जो कुर्सियां थी, जो फर्नीचर था वो टूटा फूटा रखा गया था। यानी कि अपनी ओपीडी अलग चल रही थी और गरीब मरीजों की ओपीडी दरकिनार तरीके से चलाई जा रही थी। ये भी देखा गया कि ऐसे बेड जो बढ़ाए गए थे दिल्ली सरकार की तरफ से डेंगू के मामलों को देखते हुए कि उन पर डेंगू के मरीजों को ही भर्ती किया जाएगा और उन्हें रिजर्व रखा जाएगा बुखार के मरीजों के लिए। उस पर अस्पताल ने दूसरी बीमारियों के मरीज जो थे, प्लांट सर्जरी के जो मरीज थे, उनको एडमिट किया हुआ था। तो बहुत सारी खामियों के बाद दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है और फिलहाल तो लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। पूजा, लेकिन हैरत की बात यह होती है जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से के अग्रवाल साहब कहते हैं कि ये गलत हुआ है, डॉक्टर्स को डिफेंड करते हैं, ऐसे अस्पतालों को डिफेंड करते हैं और कहते हैं ऐसे पेशेंट और जो हॉस्पिटल है उनका रिलेशनशिप खराब होता है। ऐसा तो नहीं है कल को जाकर वो हड़ताल कर लें या इस तरीके की हरकतें करें जिससे कि पेशेंट्स को परेशानी हो? देखिए, ये विरोध का पहला सुर है जो आईएमए की तरफ से देखने को मिला है। इसके बाद डॉक्टर इस तरह की भी दलील देंगे कि कल हम किसी मरीज का इलाज करते हुए डरेंगे कि अगर गलत हो गया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। इस तरह की दलीलें अभी और आगे सुनने को मिलेंगी स्वाति। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस फैसले के बाद बाकी प्राइवेट अस्पताल जो मनमाने तरीके से मरीजों से बिल वसूलते हैं, उनको भर्ती न करने और भर्ती करने और न करने के बारे में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं, वो अब कम से कम 2 बार सोचेंगे कि अगर मामला रिपोर्ट हुआ तो कार्रवाई हो भी सकती है। पूजा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आपसे जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जो वहां पर मरीज इस वक्त भर्ती हैं उनके लिए कोई परेशानी की खबर तो नहीं, उनका इलाज पहले की तरह चलेगा? क्योंकि काफी ऐसे परिजन होंगे जो शायद हमें देखकर परेशान ना हो जाए कि उनके परिजनों का क्या होगा जिनका इलाज चल रहा है। देखिए स्वाति, खास तौर पर इसके बारे में ऑर्डर में लिखा गया है कि जो मरीज वहां पर भर्ती हैं उनका इलाज जारी रह सकता है, लेकिन अस्पताल उन्हें इस बात के लिए मजबूर नहीं करेगा कि अगर वो अस्पताल छोड़कर जाना चाहें या उन्हीं के किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट होना चाहें तो शिफ्ट हो सकते हैं। ये भी साफ कर दिया गया है कि अब आप कोई नया मरीज न तो भर्ती करेंगे और न ही अपनी ओपीडी सर्विसेज चलाएंगे। यानी कि फिलहाल जो मरीज हैं उनका इलाज चालू रखा जाएगा। उनके बाद मरीजों के पास ये विकल्प जरूर है कि वो इलाज वहां कराना चाहते हैं या वहां से निकल जाना चाहते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया पूजा बकर हमसे बातचीत करने के लिए, इस पूरी खबर पर और डिटेल्स देने के लिए। लेकिन साफ तौर पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मामला इसको कह सकते हैं। जी बिजनेस ने ये मुहिम चलाई और उसमें अब दिल्ली सरकार ने भी बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैक्स अस्पताल पर लापरवाही के मामले में शालीमार बाग स्थित उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। जिन 2 बच्चों की मौत हुई, जो लापरवाही की खबर सामने आई, उनकी जो ग्रैंड मदर है, दादी, उनका इस पर क्या कहना है, ये सुनिए। फिर भी कितना ही फैसला आ जाए, जो बच्चे हमारे गए वो नहीं आएंगे कभी भी। जो हमारे साथ हो वो किसी के साथ भी ना हो ऐसा। हम भी यही चाहते थे कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई हो। दिल्ली सरकार ने भी हमारा साथ दिया, सबने, जनता ने भी हमारा साथ दिया है। हम जो चाहते थे वो हो गया पूरा हमारा। और आपको बताएं कि इस पूरी मुहिम को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे क्योंकि फोर्टिस गुरुग्राम का भी एक मामला सामने आया था जिसमें आद्या, जो 7 साल की बच्ची है, डेंगू के इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। मोटा चौड़ा बिल यहां पर सामने रख दिया गया। क्या फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ भी हरियाणा सरकार ऐसा ही कुछ कदम उठाएगी? ये मुहिम लगातार हम तब तक आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचे। हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि ग्राहकों के हक में सामने आई है। एक राहत भरी खबर, अब सरकार दिलाएगी घर मिलने का सपना जल्द साकार हो सकता है। बिल्डर्स पर नकेल कसनी शुरू हो सकती है और घर के लिए बायर्स को घुमा रहे यूनिटेक का नियंत्रण एनसीएलटी ने सरकार को दे दिया है। दरअसल एनसीएलटी कोर्ट ने यूनिटेक की डायरेक्टर्स की नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ याचिका को रद्द कर दिया है। सत्यम कंप्यूटर के बाद यूनिटेक दूसरी कंपनी बन गई है जिसका नियंत्रण अब सरकार को दिया गया है। अब एनसीएलटी के इस फैसले से पोजेशन के डेडलाइन पूरा नहीं करने वाले बिल्डर्स के लिए भी ये साफ चेतावनी है। होम बायर्स के हक में बड़ा फैसला, सरकार के हाथ यूनिटेक का नियंत्रण। क्या अब सरकार दिलाएगी घर? बिल्डर्स के खिलाफ सालों से प्रदर्शन कर रहे होम बायर्स के घर का सपना अब सच हो सकता है। बिल्डर्स के खिलाफ अब नकेल कसनी शुरू हो गई है। सालों से घर देने में आनाकानी कर रहे यूनिटेक बिल्डर को एनसीएलटी ने बड़ा झटका दिया है।
एनसीएलटी ने यूनिटेक का नियंत्रण सरकार के हाथ में दे दिया है। साथ ही कंपनी के पुराने डायरेक्टर्स को बर्खास्त कर दिया है। पुराने डायरेक्टर्स फिलहाल अपनी संपत्ति गिरवी भी नहीं रख सकते और बेच भी नहीं सकते, इस पर भी रोक लगी है। सरकार होम बायर्स को घर दिलाने के लिए और कंपनी की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये भी समझना जरूरी है। सरकार को यूनिटेक का नियंत्रण मिलने के बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति की जांच की जाएगी। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए जाएंगे। वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कंपनी की संपत्तियों को बेचा भी जा सकता है। प्रोजेक्ट दूसरी कंपनियों को दिए जा सकते हैं। बड़े बिल्डर्स कंपनी को खरीदने के लिए आगे आ सकते हैं। एनसीएलटी का ये फैसला होम बायर्स के लिए रामबाण साबित हो सकता है। यूनिटेक में फंसे होम बायर्स को अब जल्द घर का पोजीशन मिल सकता है। छोटे निवेशकों की फंसी पूंजी भी निकल सकती है। इस फैसले का दूसरे बिल्डर्स पर क्या असर होगा, ये भी आप जान लें। इस तरह की कार्रवाई दूसरे बिल्डर्स के खिलाफ भी हो सकती है। राज्य सरकारें भी बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कदम उठा सकती हैं। जो कंपनियां इंसॉल्वेंसी में नहीं गई हैं, उन पर भी शिकंजा कस सकता है। लेकिन इंसॉल्वेंसी में गई कंपनियों पर इस तरह का फैसला लागू नहीं हो सकता है। सत्यम के बाद यूनिटेक दूसरी कंपनी बन गई है, जिसका नियंत्रण सरकार के हाथ में दिया गया है। एनसीएलटी कोर्ट के फैसले ने कंज्यूमर को किंग बना दिया है। ये फैसला दूसरे बिल्डर्स के लिए नजीर बन सकता है। यानी अब होम बायर्स के घर का सपना जल्द साकार होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। बाजार में लगातार दूसरे दिन जोरदार तेजी देखने को मिली और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। 2 दिनों में सेंसेक्स में करीब 700 और निफ्टी में 225 अंकों की तेजी रही। छोटे मझौले शेयरों में जोरदार खरीदारी दिखी। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 301 अंक, निफ्टी 99 अंक की तेजी के साथ बंद हुए। कुछ शेयर जैसे फार्मा, ऑटो, तेल, गैस, मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। साथ ही आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के आईपीओ का आज आखिरी दिन है और अब तक आईपीओ 7.38 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। इशू का प्राइस बैंड 660 से 664 रुपए तय किया गया है। इशू के एक लॉट में 22 शेयर होंगे। आईपीओ के जरिए कंपनी ने 650 करोड़ रुपए जुटाए हैं। साथ ही ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशक ने 98 लाख शेयर बेचे, जबकि ग्राफिन पार्टनर्स 78 लाख शेयर 517 करोड़ रुपए में बेचे। आईपीओ से कंपनी को कोई रकम नहीं मिलेगी। नया साल आ रहा है, कुछ ही दिन रह गए हैं और इसी के साथ शुरू हो गया है आधार का काउंटडाउन, यानी बैंकिंग, मोबाइल, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसी तमाम सर्विसेज को आधार से लिंक करने का। आधार लिंक नहीं हुआ तो आपके बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन बंद हो जाएंगे। मोबाइल से आप बात नहीं कर पाएंगे। पेंशन लेने वाले लोग पेंशन नहीं निकाल पाएंगे और ऐसे करीब 139 सर्विसेज हैं जिनसे आधार लिंक जुड़ा हुआ है। तो इसका सीधा सीधा असर 110 करोड़ भारतीयों पर पड़ेगा, जिनके पास आधार है और जिनके पास आधार नहीं है उन्हें भी अब 31 मार्च तक आधार बनाना जरूरी है। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया है और साथ ही जारी है एक और काउंटडाउन जो करीब 110 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बेहद जरूरी है। ये काउंटडाउन है आधार काउंटडाउन। पैन कार्ड से लेकर बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर, पीएफ अकाउंट, पेंशन अकाउंट जैसे करीब 139 बेहद जरूरी सर्विसेज को आधार से लिंक करने की तारीख नजदीक आती जा रही है और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी तारीख है 31 दिसंबर। आपके पास आधार है और आपने इसकी लिंकिंग अभी तक नहीं की है तो 31 दिसंबर के बाद बेआधार हो जाएंगी आपकी कई बेहद जरूरी सर्विसेज। 31 दिसंबर तक बैंक अकाउंट लिंक कराना जरूरी, पीपीएफ अकाउंट लिंक कराना जरूरी है, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम लिंक कराना जरूरी, म्यूचुअल फंड्स फोलियो लिंक कराना जरूरी, इंश्योरेंस पॉलिसीज लिंक कराना जरूरी, पोस्ट ऑफिस स्कीम लिंक कराना जरूरी, डीमैट अकाउंट लिंक कराना जरूरी, क्रेडिट कार्ड्स लिंक कराना जरूरी। ऐसी 139 सर्विसेज और सरकारी योजनाएं हैं जिनका आधार से लिंक कराना जरूरी है और वो भी इसी साल यानी 31 दिसंबर तक। 1 जनवरी को नया साल तो आ जाएगा, लेकिन आधार लिंकिंग नहीं हुई तो आपके लिए परेशानी वाला होगा न्यू ईयर। वैसे कुछ चीजों में आपको फिलहाल थोड़ी राहत है। पहले पैन कार्ड और आधार लिंकिंग की तारीख भी 31 दिसंबर थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। देश में अभी करीब 33 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स हैं, जिनमें से 13.28 करोड़ ने अपने कार्ड को आधार से लिंक कर लिया है। इसके अलावा आप अपने मोबाइल नंबर को 6 फरवरी तक आधार से लिंक कर सकते हैं।
गुरुवार 7 दिसंबर को ही आधार कार्ड से जुड़ी एक और राहत सरकार ने दी थी। सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड जरूरी करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च करने का फैसला लिया था। हालांकि इसका फायदा उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास अभी आधार कार्ड नहीं है। यानी अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड की अनिवार्यता को लेकर सुनवाई के दौरान सरकार ने ये बात कही। वैसे सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में भी याचिकाएं डाली गई हैं कि आधार से सारी सर्विसेज को जोड़ने पर रोक लगाई जाए। इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच अगले हफ्ते से सुनवाई करेगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आधार लिंकिंग पर कोई रोक नहीं लगाई है। यानी आधार की तलवार लटक रही है, क्योंकि 31 दिसंबर की तारीख पास आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने मिल सकती है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक IRCTC से रेल टिकट बुक करना सस्ता हो सकता है। रेल मंत्रालय टिकटों के ऑनलाइन बुकिंग पर लगने वाले MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज को खत्म करने के लिए बैंकों से करार की तैयारी में है। यानी टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग पर जो 1.8% जो कॉस्टिंग है वो सस्ती हो सकती है। IRCTC के जरिए रेल टिकट बुकिंग करने पर जो चार्ज वसूलते हैं बैंक, उसे ही मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR कहा जाता है। फिलहाल टिकट बुकिंग पर करीब 1.8% MDR चार्ज लगता है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे की ICICI बैंक और SBI के साथ बातचीत भी चल रही है। रेरा नियमों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर दबाव बनाने की तैयारी कर रही है ताकि नियमों से छेड़छाड़ न की जा सके। इसे लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखने की तैयारी में भी है। सूत्रों के मुताबिक अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री रेरा नियमों को सही तरीके से लागू करने, इसे और सख्त बनाने के लिए राज्यों को लिखेगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार उन राज्यों पर फिर से दबाव बनाएगी जिन्होंने रेरा के तहत नियमों को डाइल्यूट किया है। खासकर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के मसले पर नियमों को सख्त बनाने के लिए कहा जाएगा। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के मसले पर कई राज्यों ने केंद्र के नियमों से अलग नियम बनाकर कई तरह के लूप होल्स छोड़ दिए हैं, जिससे कि बिल्डर्स को बचने का मौका मिल रहा है। और वे रेरा कानून की असंवैधानिकता बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले रेरा कानून की संवैधानिकता बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार हरकत में आ गई है। आधुनिक तकनीक से लैस स्मार्ट सिटीज अगले साल जून से दिखने लगेंगी। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने बताया है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर जोर शोर से काम चल रहा है और 6 महीने बाद स्मार्ट सिटी का सपना हकीकत में बदलते हुए दिखने भी लगेगा। हरदीप पुरी ने यह भी बताया कि प्रोजेक्ट के लिए $30 अरब जमा हो चुके हैं और वर्ल्ड बैंक से भी $1.5 अरब मिलने वाले हैं। These are big projects, and we've already got something like $30 billion equivalent envisaged for that. But under the measures which I mentioned this morning, another $1.5 billion will be forthcoming from the World Bank. Then the French agency AFD providing 100 million euros. So this is all work in progress. Yeah. You will, I think, around June there's already work is going on in literally hundreds and thousands of projects. But I think by June of 2018, you will be able to see the physical manifestations. क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही। कल बिटकॉइन की कीमत $17,000 के पार पहुंच गई, लेकिन आज वही बिटकॉइन की कीमत $15,000 के नीचे लुढ़क गई है। बिटकॉइन की तेजी के पीछे पिछले सप्लाई घटने और मांग बढ़ने से कीमतों में तेज उतार चढ़ाव दिख रहा है। वहीं पर कई एक्सचेंज पर यह भी बताएं कि लिस्ट होने की खबरों से भी बिटकॉइन की कीमतों में उछाल नजर आया है। पिछले 1 साल के दौरान बिटकॉइन में निवेशकों की संख्या 3 लाख बढ़ी है और बीते 1 साल में बिटकॉइन ने 1400% का रिटर्न भी दिया है। ये भी जानिए कि भारत में बिटकॉइन को लेकर कोई कानून नहीं है। रिजर्व बैंक भी बार बार वर्चुअल करेंसी को लेकर चेतावनियां जारी करता रहा है। 1-2 महीने में सरकार गोल्ड पर कुछ बड़े फैसले ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार गोल्ड पर जीएसटी की दर 3% से बढ़ाकर 9% कर सकती है। हालांकि राहत के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में 5% की कटौती भी हो सकती है। गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से घटाकर 5% करने पर चर्चा हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री का यह मानना है कि 9% जीएसटी से इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान होगा और भारी गिरावट भी आएगी। गोल्ड की खरीद बिक्री का अवैध कारोबार इससे बढ़ जाएगा।